हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवारी ब्रेन में। गंगवारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लेकर आए हैं राजन सीरीज के सेकेंड सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने पिछली वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया था, अब इसमें हम सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। शून्य को चाहे पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में या प्राकृतिक संख्या में, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ देंगे तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही है, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसलिए शून्य को पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक का मतलब होता है मान समान रहना चाहिए, मान समान रहना चाहिए, यानी कि योग में कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि मान समान रहे, तो शून्य, यानी योग का तत्समक अवयव शून्य, और किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अगला सवाल है, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है। गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है। पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ये गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सारे जितने भी प्रगुण दिए थे सारे पूर्ण संख्याओं पर प्रगुण दिए हुए हैं। यानी अगर संवरक या क्रम विनिमय पूछा जाए तो पूर्ण संख्याओं का योग का क्रम बदल देने पर जो है योग समान रहता है। यानी कि और संवरक प्रगुण में भी अगर पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है या पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्याएं मिलती हैं, इस तरह से सारे पूर्ण संख्याओं से संबंधित प्रगुण दिए हैं। तो वही है, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है, यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या होती है, संवरक प्रगुण हो गया। तीसरा है, भाग की सक्रिया को समझाइए। भाग की सक्रिया निम्न गुणन सक्रिया की विलोम होती है। यानी भाग की सक्रिया गुणन सक्रिया की विलोम होती है। जैसे 4 और 5 की गुणा 20 दी गई है, 4 गुणा 5 बराबर 20, तो हम 20 को 4 से भाग कर देंगे तब भी 5 मिलेगा, और अगर 20 को 5 से भाग कर देंगे तब भी 4 मिलेगा। यानी कि जिन संख्याओं की गुणा की गई है तो जो गुणनफल मिलता है ये गुणन सक्रिया हो गई। और भाग की सक्रिया गुणन सक्रिया की उल्टी यानी विपरीत होती है। जैसे जो गुणनफल 20 आया, इस गुणनफल को हम किसी एक गुणक से भाग कर देंगे, गुणक यानी 4 या 5 में से किसी एक से भाग कर देंगे, तो अगर 20 को 4 से भाग कर रहे तो 5 मिलेगा, अगर 5 को भाग कर रहे 5 से भाग कर रहे तो 4 मिलेगा। तो इस तरह के मतलब बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि उन्होंने दिया है 4 गुणा 5 बराबर 20, तो उसकी भाग सक्रिया पूछ लेगा। तो भाग सक्रिया इसको भाग के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 20 भाग 4 बराबर 5 या 20 भाग 5 बराबर 4। चौथा है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। वह पद्धति जिसको हम अंकों के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि वह पद्धति जिसमें अंकीय ज्ञान होता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहा जाता है। गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था योग का तत्समक अवयव, यानी कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि मान समान रहे। यहाँ पे आया है गुणन का तत्समक अवयव, यानी किसी संख्या में किससे गुणा करें कि मान समान रहे। तो किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो उसका मान समान रहेगा। तो गुणन का तत्समक अवयव 1 और योग का तत्समक अवयव 0। छठा है, साचार्य प्रगुण क्या है। साचार्य प्रगुण 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह बना लेने से कोई असर नहीं पड़ता है। यानी अगर किसी 3 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो अगर 2 संख्याओं का समूह बना कर जोड़ेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2, 3 और 4 को जोड़ा गया तो इसमें पहले 2 और 3 को जोड़कर फिर 4 के साथ जोड़ा गया। दाईं ओर है 2 अलग है, 3 और 4 को पहले जोड़कर फिर 2 के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन मान दोनों स्थिति में समान आएंगे। तो ये जो पहला दिया हुआ है ये है योग सक्रिया का साचार्य प्रगुण। और आगे दिया 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी पहले 2 और 3 की गुणा करके फिर 4 के साथ किया गया गुणा, और दूसरी तरफ 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी ब्रैकेट 3 और 4 के ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 है, यानी 3 और 4 की गुणा करके फिर उसको 2 के साथ गुणा किया गया है। तो वो ये पहला हो गया योग का साचार्य प्रगुण, दूसरा हो गया गुणन का साचार्य प्रगुण। साचार्य प्रगुण में क्या होता है, अलग अलग ब्रैकेट्स बना के अलग अलग समूह बना के जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, लेकिन आंसर समान रहता है। योगफल या गुणनफल में कोई असर नहीं पड़ता। सातवां है, प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स
नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे गिनने के लिए प्रयुक्त संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की संख्याओं का भी यूज होता है। तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो गई। आगे 8 नंबर देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी वह संख्या जहाँ से हम गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं, वह सबसे छोटी कौन सी होगी, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पूर्णांक क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं का मतलब 0 से लेकर धनात्मक में अनंत तक की, और सभी ऋणात्मक संख्याएं यानी -1 से लेकर अनंत तक, माइनस अनंत तक। तो सारी संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं, जो कि दिखाई गई हैं। देखो ब्रैकेट में दिखाया गया है, मध्य में 0 है, दाईं ओर 1 2 3 यानी प्लस में संख्याएं जा रही हैं डैश अनंत तक, और बाईं ओर -1 -2 -3 डैश अनंत तक जा रही हैं। तो यानी कि चाहे प्लस की संख्याएं हो चाहे माइनस की संख्याएं हो, सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि धन होती हैं यानी धनात्मक। तो सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को धन प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी जो कि धनात्मक होंगी वो सारी धन पूर्णांक। और जो अगला क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। यानी संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर उपस्थित सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ऊपर जो प्रश्न नंबर 9 में जो संख्याएं दी हैं, तो इसमें 0 से जो दाईं ओर 1 2 3 4 ये सारी धन पूर्ण संख्याएं हैं, और उसके बाईं ओर जो है -1 -2 -3 ये सारे ऋण पूर्ण संख्याएं हैं। 12वां है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं का उल्टा होता है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं तो वो भाज्य, और वे संख्याएं जो किसी एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो, पूरी विभाजित ना हो, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3 7 और 11 है, तो 3 केवल 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऐसे 7 केवल 7 या 1 से, 11 केवल 11 या 1 से कटेगा। तो ये सारी हो गई अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, भाज्य संख्या है। 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो केवल 1 से कट रहा है और स्वयं 2 से कट रहा है, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं कट रहा। तो 2 को भाज्य संख्या नहीं माना गया है। 2 केवल सम है, इसे भाज्य नहीं माना गया है। बाकी आगे 4 6 8 जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, तो 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है। 6 1 और 2 और 3 से भी कट रहा है, 1 और 6 के अलावा 8 भी कट रहा है। लेकिन 2 ऐसा है जो 1 और 2 यानी 2 स्वयं है, तो 1 और 2 यानी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कट रही, तो 2 भाज्य नहीं है। 2 को भाज्य की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा। बाकी 4 6 8 10 ये सारे भाज्य हैं। आगे देखते हैं समापवर्ती क्या है। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों को समापवर्त कहलाता है। ये उसमें LCM HCF वाले उसमें देखेंगे पूरी रूप से समापवर्त्य, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य की सारी परिभाषाएं आप वहाँ से देखेंगे, याद करेंगे। जोड़ क्या है, गिनती करने की निरंतर प्रक्रिया को जोड़ कहलाता है। गिनती करने की प्रक्रिया को निरंतर करना ही जोड़ कहलाता है। यानी अगर कई सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, अगर कहा जाए कि इनको जब सबको जोड़िए कि ये कितनी है, तो एक साइड से गिनती करते हुए लाएंगे और जहाँ तक लास्ट रखी हुई है वहाँ तक गिनती गिनेंगे। तो भाई गिनती का जो निरंतर क्रम होगा, जो 1 से लेकर हम शुरू करेंगे, अगर 35 वस्तुएं रखी हुई हैं तो 1 से स्टार्ट किया 35 तक पहुँचे, तो वह कुल उसका योग, उनका कुल योग कितना हो गया, 35 हो गया। तो वही हम गिनती करके आए हैं, तो वही है गिनती करने की निरंतर प्रक्रिया को योग कहते हैं। मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों, उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर करता हो तो मिश्र अनुपात कहलाता है। यानी 3 या 3 से अधिक राशियां दी हुई हैं, उनमें से कोई एक राशि ऐसी है जो उन दी गई संख्याओं के आधार पर परिवर्तित हो रही है।
अधिक राशियों पर निर्भर करती है। निर्भर करती है का मतलब कि उनके आधार पर बदल सकती है, तो वह हो जाएगी मिश्र अनुपात। सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही जाति, सजातीय मतलब समान जाति मीन्स जाति के, वह व्यंजक जिसमें समान जाति के मतलब एक ही जाति के चर आए हुए हों तो वे सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है 3x² + 2x - 6, इसमें दो जगह पर चर आया है लेकिन दोनों जगह x आया हुआ है, तो ये हो गए सजातीय। विजातीय ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया 3x + 2 तथा 13y और 13y + 4, तो ये एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x + 2 तथा 13y + 4। तो 3x + 2 पहले व्यंजक में x चर है, दूसरे व्यंजक में y चर है, तो दोनों में चर अलग अलग हैं यानी समान नहीं है, तो ये हो गया विजातीय। दूसरा एग्जाम्पल x² + 6y + का 4 दिया हुआ है। इसमें देखिएगा x² यानी स्क्वायर वाला पद x में है और मध्य पद y में है, यानी कि दो चर आए हुए हैं, तो ये भी विजातीय हो गया। सजातीय का मतलब एक ही चर होना चाहिए, विजातीय का मतलब एक से अधिक चर होनी चाहिए। समीकरण क्या है? एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान हेतु व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। समीकरण क्या है? समीकरण सबसे पहले परिभाषा आ गई तो समीकरण में लिखेंगे कि समीकरण एक ऐसा व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें समता सूचक चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह होता है। तो सबसे पहली पहचान की समीकरण में बराबर का चिन्ह होगा। दूसरा क्या है कि समीकरण के दोनों पक्ष किसी एक निश्चित मान पर संतुष्ट होंगे, यानी दोनों पक्ष किसी एक निश्चित मान पर बराबर होंगे, वह समीकरण कहलाएगी। तो समीकरण की परिभाषा लिखोगे कि ये समता सूचक यानी बराबर के चिन्ह युक्त एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका मान चर के किसी निश्चित मान पर दोनों पक्ष बराबर होते हैं, समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया ऊपर 4x + 6 = 10, तो इसमें हमने इसको हल किया तो x बराबर आया है 1, यानी x बराबर 1 अगर रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो केवल x बराबर 1 पर ही दोनों पक्ष बराबर होंगे। देखिए रखिए 4 × 1 + का 6 = 10, 4 एकम 4 और 6, 4 6 10 = 10, यानी कि x बराबर 1 पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, बाकी अन्य किसी मान पर पक्ष बराबर नहीं होंगे, तो ये हो गई समीकरण। सर्वसम चर एक चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों सर्वसम का संबंध कहलाता है। समीकरण क्या है? समीकरण हमने बताया समीकरण में ये सर्वसमिका में ये परिभाषा पूर्ण नहीं दी हुई है, इसे आप समझेंगे जरा। समीकरण में मैंने बताया था कि ये समीकरण और सर्वसमिका लगभग एक जैसे ही हैं, देख के तो आप पहचान नहीं सकते। समीकरण में क्या है? समीकरण में भी समता सूचक चिन्ह होता है और समीकरण में भी बीजीय व्यंजक होते हैं, और सर्वसमिका में भी समता सूचक चिन्ह होता है और व्यंजक होते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि समीकरण के दोनों पक्ष केवल और केवल किसी एक निश्चित मान पर संतुष्ट होंगे, जबकि सर्वसमिका में x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम से कुछ भी रखने पर दोनों तरफ के मान बराबर होंगे। तो देखिए समीकरण हमने अभी बताया था। सर्वसमिका देखिएगा, सर्वसमिका की परिभाषा हो जाएगी एक सर्वसमिका समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक आधारित प्रतिबंध होता है जिसमें चर के विभिन्न मानों के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। समीकरण में था कि चर के विशिष्ट मान हेतु व्यंजक के पक्षों का मान समान होता है, जबकि सर्वसमिका में हो जाएगा कि चर के विभिन्न मानों हेतु व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। एग्जाम्पल दिया है 19x - 30 + का 19 बराबर 19x - 11, तो इसमें x बराबर 1 रखोगे तब भी आंसर दोनों पक्ष बराबर आएंगे, x बराबर 2 रख के हल करोगे तब भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे, x बराबर 3 पर भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ऐसे ही x बराबर कुछ भी रखने पर दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ये होगी सर्वसमिका। 21 है AB + AC + AD के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसमें कोई सूत्र लग रहा है, कोई फार्मूला, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, कोई फार्मूला लग रहा हो, सर्वसमिका कोई लग रही हो, नहीं लग रही, तो देखोगे जब कोई सर्वसमिका कहीं पर भी नहीं लग रही होगी तो देखोगे कि क्या कुछ कॉमन हो सकता है। तो देखिए 3 पद हैं, अगर 4 पद होते तब हम देखते कि 2 पदों में हो सकता है कुछ कॉमन हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर 3 पद हैं तो 2 तो बन ही नहीं सकते। तो देखो तीनों पदों में कुछ कॉमन है तीनों पदों में a है,
तो ए बाहर निकाल देंगे, तभी पहले में ए निकल जाएगा, बी बचेगा, दूसरे में सी बचेगा, तीसरे में डी बचेगा। तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी। 22 नंबर 9x² माइनस 64 के गुणनखंड कीजिए। 9x² माइनस का 64, तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू x² यानी 3x का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस 64 को लिख लिया 8 की घात 2, क्योंकि 8 स्क्वायर का मान 64 होता है। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग और दोनों का अंतर यानी वर्गांतर हो जाएगा। तो वर्गांतर सूत्र लग जाएगा, तो एक बार जोड़ लिए जाएंगे, एक बार घटा लिए जाएंगे, यानी 3x + 8 3x - 8। प्रश्न नंबर 23, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है? सर्वांग समता का मतलब है सर्व अंग समता, यानी कि त्रिभुजों के वे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, उनका एक गुण सर्वांग समता कहलाता है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो त्रिभुज की सर्वांग समता कहलाता है। सबसे अच्छी परिभाषा वही कि जिन दो त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं उन्हें सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं तथा उनके इस गुण को सर्वांग समता कहा जाता है। अब जब अंग समान होंगे तो एक दूसरे को ढक ही लेगा। 24 नंबर है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं? ज्यामितीय त्रिभुजों की सर्वांग समता की निम्न शर्तें हैं। पहली शर्त होगी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता दिया है, यानी 2 कोण और 1 भुजा। दूसरी दी है भुजा कोण भुजा, यानी 2 भुजाएं और 1 कोण। तीसरी है भुजा भुजा भुजा, तो यहाँ पे 3 दी हुई हैं, जबकि चौथी एक और होगी कोण कोण कोण, यानी तीनों कोण समान हो, तीनों कोण बराबर होंगे तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक कोण 2 भुजा और 2 भुजाएं नहीं, एक भुजा 2 कोण समान है तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। 25 नंबर है, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 को लेकर गुणा का साचार्य नियम की पुष्टि कीजिए। साचार्य नियम में 6, 9 और 11 हैं, तो साचार्य नियम में क्या होता है? अलग अलग जोड़े बनाकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणा का दिखाया गया तो गुणा तो तीनों की करी जाएगी लेकिन अलग अलग जोड़े बनाकर की जाएगी। जैसे 6 गुणा 9 गुणा 11 बराबर 6 गुणा 9 गुणा 11। तो बाईं ओर हमने क्या किया? बाईं ओर 6 और 9 को पहले समूह बना दिया और दाईं ओर 9 और 11 का। तो 6 गुणा 9 गुणा 11 यानी कि बाईं ओर वाले को हल किया तब भी 594 आया और दाईं ओर वाले को हल किया तब भी 594 आया, यानी गुणन के साचार्य पर गुण अलग अलग समूह बनाकर गुणा करने पर भी गुणनफल समान आता है। 26 नंबर, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। हमने बताया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब ये पढ़ाया था तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो भाई आ गया 1/2 गुणा विकर्ण हो गया 26 गुणे 12, तो 2 से 26 को काटोगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 12 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर। 27 नंबर, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। घन की कोर का मतलब है घन की एक भुजा, कोर या भुजा दी हुई है, कोर दी हुई है तब भी वो भुजा ही है। तो घन की कोर बराबर 14 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर 1/3 यानी भुजा की घात 3 यानी 14 की घात 3। तो 14 की 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2744 यानी 2744 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई में होता है और आयतन घन सेंटीमीटर या घन इकाई में होता है। 28 नंबर देखिए, आयत किसे कहते हैं? इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आयत क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 के अंश के होते हैं। तो ये हो गई आयत की परिभाषा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत एक चतुर्भुजीय आकृति है, इसमें चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश यानी समकोण होता है। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और आयत का परिमाप हो जाता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दोनों लंबाइयाँ जोड़ ली जाएंगी, दोनों चौड़ाइयाँ जोड़ ली जाएंगी। तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कामन ले लेंगे तभी आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग क्या है? वर्ग आयत भी चतुर्भुजीय आकृति है, वर्ग भी चतुर्भुजीय आकृति है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो चारों भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति, वर्ग सीधी परिभाषा लिखोगे,
वह चतुर्भुजीय आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, जैसे लंबाई भी समान होती है चौड़ाई भी समान होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप हो जाएगा, चार भुजाओं को जोड़ेंगे, भुजाएं हैं समान तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा बराबर 4 भुजा यानी कि 4 गुणा भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? शीर्ष शेष आधार भुजा पर डाला गया लंब ऊंचाई कहलाती है। 31 नंबर, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं? अवर्गीकृत आंकड़े ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं जिनको देखकर तुरंत किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। इस तरह के आंकड़े, ये परिभाषाएं वो बंटन वाले में पढ़ेंगे, बारंबारता बंटन वाले में। 32 नंबर है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? वे समूह जिसके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाता है। यानी वर्ग अंतराल क्या है? जैसे 0 से 5 है तो इसका मतलब है कि 0 से 5 तक के मध्य की जितनी भी संख्याएं हैं वो इसी में आ जाएंगी। ये एक अंतराल हो गया कि इसके अंतराल की सारी संख्याएं इसके मध्य आ जाएंगी, तो वही परिभाषा हो जाएगी कि वे समूह जिसके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। जैसे 0 से 5, 5 का ये हो जाएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 का निकालोगे तो 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बारंबारता क्या है? मैंने बताया था, दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह संख्या बारंबारता कहलाती है। कोई वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं उसमें देख लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी, वही संख्या उसकी बारंबारता हो जाएगी। वही परिभाषा लिख देंगे कि किन्हीं अवर्गीकृत आंकड़ों में, वर्गीकृत या अवर्गीकृत किसी भी किसी अवर्गीकृत आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक होती है वही संख्या बारंबारता कहलाती है। चौथे से x की घात 3 माइनस एक्स वाई की घात 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x की घात 3 माइनस एक्स वाई की घात 3, तो इसमें एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तभी अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई कॉमन निकाला तो पहले से x की घात 3 है तो यहाँ से एक x निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। वाई था, वाई निकल जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचा, माइनस x निकल गया, y की घात 1 कम हो जाएगी यानी वाई स्क्वायर बचा। तो एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वर्गांतर लग जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। 35 नंबर है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं कि जितनी बाग में पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं? ये इस बार सेमेस्टर एग्जाम में आया भी था। तो ये मतलब जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी माना पौधे बराबर x, माना एक पंक्ति में पौधे बराबर x और माना पंक्तियां बराबर x, तो कुल पौधे हो जाएंगे कि पंक्तियां गुणा एक पंक्ति में पौधे यानी x गुणा x बराबर कुल पौधे यानी 2025। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2025, तो x बराबर 2025 का वर्गमूल, 2025 का वर्गमूल लेंगे 45 आ जाएगा, यानी कुल पौधे होंगे एक पंक्ति में 45। वर्ग और वर्गमूल का सवाल है ये। प्रश्न नंबर 36, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। देखिए, जो वर्ग था तो वर्ग का क्षेत्रफल था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मोड़ के एक आयत बनाया गया है। तो आयत जो बनेगा तो क्षेत्रफल तो उसका भी उतना ही होगा, क्षेत्रफल उसका भी उतना ही होगा। जैसे एक गिलास में जो पानी है तो भले ही आप मतलब जग में कर दें, तो गिलास में अगर पानी का जो आयतन था उसे जग में करेंगे तो वही पानी, उतना ही पानी अगर हमने नहीं बढ़ाया है ना ही कम किया है, तो उस एक गिलास पानी को अगर जग में डालेंगे तो उसका भी आयतन वही रहेगा। तो वही यहाँ पे है कि अगर वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर उसको हमने आयत के रूप में चेंज कर लिया तो वो आयत के रूप में चेंज हो जाएगा, यानी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ तो बदल जाएंगी लेकिन पूरा जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होगा वो तो सेम रहेगा ना। तो जो क्षेत्रफल, जो आयत की लंबाई दी है, लंबाई 16 है, तो वही तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई होगी 16, तो चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 144, तो लंबाई होगी 16
गुणा चौड़ाई बराबर 144, 16 144 के भाग में चला जाएगा तो 44 चौड़ाई बराबर 144/16 है। 16 नेमा 144, तो आयत की चौड़ाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। 37 नंबर, एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक एवं x² + 5x - 4 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। जैसे इसे हम अंकों के माध्यम से देखें कि अगर एक कक्षा में 50 बालक एवं 25 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो बालक 50 हैं, बालिकाएं 25 हैं, तो बालक बालिकाओं से कितने अधिक हैं। 50 में से 25 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे 50 की जगह है ये व्यंजक दिया हुआ है और 25 की जगह भी व्यंजक दिया हुआ है, तो पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटा देंगे। जिसकी अधिक पूछेंगे, इसका मतलब जो अधिक होगा वो बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा। यानी बालकों की संख्या अधिक संख्या है बराबर बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। बालकों की संख्या हो जाएगा 3x² + 5x - 9 ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस x² - 5x + 5x प्लस का 4। ध्यान रखिएगा, तो पहली ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का है तो ऐसे ही खुल जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगी। लेकिन दूसरी ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो ध्यान रखेंगे कि माइनस है, इसका मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो 3x² + 5x माइनस के 9, x² प्लस का था माइनस का हो जाएगा -x², 5x माइनस का हो जाएगा -5x, 4 माइनस का हो जाएगा -4। x² वालों को सरल करेंगे, यानी 3x² और -x², तो 3 में से एक x² घट जाएगा, 2x² बचा। 5x प्लस के हैं, 5x माइनस के हैं, समान परिमाण और विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। और माइनस का 9 और माइनस के 4 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, माइनस के 13 आ जाएंगे, यानी 2x² - 13। आगे देखते हैं 38 नंबर, 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। समांतर माध्य कोई भी संख्याएं अगर आंकड़े दिए हुए हैं तो उनका समांतर माध्य पूछा गया हो तो समांतर माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर जितने भी पद दिए होंगे उन सबको जोड़ लेंगे और उनकी संख्या देखेंगे, गिनेंगे कि कितने पद हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे हमने लिखा है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य में पदों का योग यानी 3 + 5 + x प्लस का 9 प्लस का 11 बटे पदों की संख्या 5। सबको जोड़ेंगे और बराबर समांतर माध्य कर देंगे। समांतर माध्य दिया है 7, तो 3 + 5 + x + 9 + 11 बटे 5 बराबर 7। 5 उधर गुणा में चला जाएगा, ये सब जोड़ेंगे तो 28 + x बराबर 7 × 5, तो 28 + x बराबर 5 × 7 = 35। तो x बराबर 35 - 28, यानी x का मान आ जाएगा 7। 39 नंबर, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16, यानी ये समानुपात पद वाला समानुपात के रूप में दिया है। तो समानुपात वाले में सीधा सा तरीका है कि बाह्यतम पदों का गुणा बराबर मध्य वाले पदों के गुणा। बाह्य पद हैं 9 × 9 और 16, आंतरिक पद हैं मध्य पद हैं x और x, तो हो जाएगा x × x बराबर 16 × 9, तो x हो जाएगा x² बराबर 16 9 144, तो x बराबर 144 का वर्गमूल, तो x बराबर आ जाएगा 12। रेखीय समीकरण क्या है? रेखीय समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 होती है। रैखिक समीकरण में यानी कि एक घातीय पद, एक घातीय बीजीय व्यंजक, एक घातीय समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती है। और इसमें रैखिक समीकरण में बराबर समीकरण है तो बराबर का तो चिन्ह होगा ही, यानी कि समीकरण रैखिक समीकरण पूछा गया तो वह समता सूचक युक्त बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे x + y बराबर 7 दिया है, x की भी घात 1 है, y की घात 1 है, तो ये समीकरण हो गया और बराबर रैखिक हो गया और बराबर लगा, इसलिए ये समीकरण हो गया। 41 नंबर है, x + 1 बराबर 2 को हल कीजिए। x + 1 बराबर 2, तो x का मान निकालना है, तो जो x के अलावा जो दूसरा है उसे दूसरी तरफ भेज देंगे दाईं ओर, तो 1 है उसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 2 में से घट जाएगा जाके, तो x बराबर 2 - 1, x बराबर 1। 42 नंबर है, x - 4 × x प्लस का 7, 2 गुणनखंड दिए हैं, इनकी गुणा करनी है। तो पहले ब्रैकेट का पहला पद की गुणा हो जाएगी दूसरी ब्रैकेट के साथ, फिर -4 गुणा हो जाएगी
दूसरी ब्रैकेट के साथ, यानी पहली पद की ब्रैकेट के पहले पद की दूसरी ब्रैकेट के साथ होगी, फिर पहली ब्रैकेट के दूसरे पद की दूसरे के साथ होगी। तो x की गुणा होगी x प्लस 7 के से, माइनस के 4 की गुणा होगी x प्लस 7 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 की x से 7x, माइनस के x 4 की गुणा होगी x से तो माइनस का 4x, माइनस 4 की गुणा होगी 7 से तो माइनस का 28। तो एक्स स्क्वायर 7x प्लस के हैं, 4x माइनस है, विपरीत चिन्ह तो घटेगा, तो 7x में से 4x क्या 3x काहे का प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 28। सर्वसंख्या क्या है? वह समानता सूचक बीजीय व्यंजक, वह मतलब बराबर या बराबर चिन्ह युक्त वह बीजीय व्यंजक जिसमें x के विभिन्न मानों के लिए दोनों पक्ष समान होते हैं सर्वसंख्या कहलाता है। जैसे 19x माइनस 30 प्लस 19 बराबर 19x माइनस के 11। हम ये सर्वसंख्या का सब परिभाषा देख चुके पीछे। 44 नंबर, 2 ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 सर्वसंख्या है अथवा नहीं। ये जो दी है सर्वसंख्या है अथवा नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? सर्वसंख्या की परिभाषा में था कि विभिन्न मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो पहले x बराबर 1 रख के देख लो, फिर x बराबर 2 रख के देख लो, x बराबर 3 रख के देख लो। अगर सभी मानों पर पक्ष बराबर आ रहे हैं दोनों, तब सर्वसंख्या है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे तो सर्वसंख्या नहीं है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 1 प्लस 2। तो 2 गुणा, सॉरी इधर गुणा होगी 2 और ये ब्रैकेट जुड़ जाएंगे 2, तो 2 और 2 के बीच में जो प्लस लगा हुआ है बाईं ओर, तो इसमें गुणा का लगेगा। तो 2 गुणा 2 बराबर 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर 2 रखने पर, इसमें ये मिस्टेक है, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस का 1 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 और ये जुड़ जाएगा 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। तो 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 2, तो 2 3 6 बराबर 4 2 6, यानी 6 बराबर 6। दोनों मानों पर, विभिन्न मानों पर x दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये सर्वसंख्या है। 45 नंबर देखिए, सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके 51 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो 51 स्क्वायर को निकटवर्ती शून्येतर संख्या में तोड़ लेंगे। तो 51 को 50 के निकट तोड़ सकते हैं। तो 50 प्लस 1 51 होता है। तो 51 स्क्वायर को लिख लेंगे, 51 को चेंज कर लेंगे 50 प्लस 1 में, यानी कि ये हो जाएगा 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहला पद हो गया 50, दूसरा पद हो गया 1। हमने सर्वसंख्या पढ़ी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद हो गया 50, दूसरा पद हो गया 1। अब इसे हल कर लेंगे। अगर यहाँ पर होता 103 तो 100 प्लस 3 में तोड़ लेते। अगर 99 होता तो 100 माइनस 1 में तोड़ लेते, क्योंकि 99 100 से 1 कम होता है। अगर 49 होता तो 50 माइनस 1 में तोड़ लेते और माइनस वाली सर्वसंख्या लग जाती। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहला पद 50 है, तो पहले पद का वर्ग यानी 50 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद यानी 50 गुणा दूसरा पद यानी कि 1 प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी 1 का वर्ग। तो 50 का स्क्वायर यानी 2500 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 50 यानी 50 दूनी 100 गुणा 1 यानी 100 प्लस का 1 एकम 1, तो 2500 प्लस 100 प्लस का 1, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2601। तो इस तरह से आप 103, 104, 99, 96, 100 माइनस 1 करके इस तरह से माइनस वाली से सर्वसंख्याओं से भी यह सवाल इस तरह के करके देखेंगे। 46 नंबर है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। मैदान का क्षेत्रफल देखिएगा किस में दिया है, हेक्टेयर में दिया हुआ है, और जबकि भुजा की लंबाई किस में दी है, मीटर में। तो हमने बताया इस तरह के सवालों को अगर हल करेंगे तो जो मापें होनी चाहिए वो सारी एक ही पद्धति में होनी चाहिए, या तो सारी मीटर में हो या सारी सेंटीमीटर में हो या सारी किलोमीटर में हो, मतलब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया है, इसको वर्ग मीटर में चेंज कर लेंगे। क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में ही होगा ना, तो ये वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 को हमने दाईं ओर देखिएगा, 0.5 को 10,000 से गुणा किया है, तो एक जीरो कट गया दशमलव हटाने में, बाकी 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 5,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल आ गया 0.5 हेक्टेयर बराबर
यानी कि 5000 वर्ग मीटर। कैसे आया ये मैंने इधर दिखाया है। क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है, तो इसकी एक भुजा 125, दूसरी पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हो गया 5000। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा पहली भुजा ये जो दी हुई है, दूसरी भुजा यानी कि वो जो ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर की जगह 5000 लिखेंगे, पहली भुजा की जगह 125, दूसरी भुजा की जगह भुजा। तो भुजा बराबर 125 इधर गुणा में है तो 5000 के भाग में जाएगा, तो भुजा बराबर 5000 बटे 125। इस 125 से इसे काटेंगे तो वो ये आ जाएगा 40 मीटर। 47 है सर्व समीकरण x/3 + x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो बाईं ओर इसे हम पहले त्रिछी गुणा से हल कर लेंगे, यानी त्रिछी गुणा में बटे की लाइन खींचेंगे, 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा, 2 की गुणा x से आ जाएगा 2x प्लस 3 की x से आ जाएगी 3x बराबर 10। 6 गुणा में चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा गुणा में, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 60। आगे देखिएगा 5x बराबर 60, तो 5 गुणा में भाग में जाएगा, तो x बराबर 60 बटे 5, तो 5 से 60 को काटेंगे 12, यानी x बराबर 12 है। 48 है एक चित्र में ABC त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, QR 3 सेंटीमीटर है, तो PQ की माप ज्ञात कीजिए। तो समरूप है यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो देखिएगा, तो ये जो कर्ण PQ है, ये जो BC भुजा है इसकी संगत भुजा QR है, और जो AB भुजा है AB की संगत PQ है। तो BC बटे QR ये अनुपात, इन संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, AB बटे PQ के। तो वही संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया, तो BC बटे QR बराबर हो जाएगा AB बटे PR। अगर तीसरी भुजाएं भी दी होती तो AC बटे PR हो जाता बराबर। तो यहाँ पे BC का मान रखेंगे, तो BC का मान 2 बटे QR का मान 3 बराबर AB का मान 3 बटे PQ का मान x। तो देखो ये जो 2x इधर भाग में है दाईं ओर, तो इसे बाईं ओर लाएंगे तो ये गुणा में आएगा, बाकी जो बाईं ओर जो 3 भाग में है ये दाईं ओर गुणा में जाएगा। तो 2x इधर आ जाएगा, तो इधर आ हो जाएगा 2 गुणा x, 3 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 गुणा 3। तो ये 3 गुणा 3 हो गए, तो 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 3, 2 इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 3 गुणा 3 बटे 2, यानी 3 3 9 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 49 नंबर है टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अगर केवल बारंबारता सारणी बना रहा तो पद और बारंबारता 2 ही कॉलम बनेंगे, और अगर पद या वर्गांतर और मतलब वर्गांतराल और बारंबारता 2 कॉलम बनेंगे। और अगर टैली चिन्ह पर पूछ रहा है तो पहले आएगा वर्गांतराल, फिर आएगा बारंबारता, फिर उसके टैली चिन्ह। जैसे पहला वर्गांतराल 5 5 के ले लिए मैंने, तो 5 यानी 10 से 15 का ले लिया, और 15 से 20। तो 10 से 15 में देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं 10 से 15 के बीच वाली। तो 10 से 15 में देखेंगे, पहले ने आरोही क्रम में लिख लिया, अब देखो 10 से 15 में तो 12, 1 2 3 4, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 जितनी बार आया उतने लिख लिया, उसके बाद 13 लिख लिया, फिर 14 लिख लिया, फिर 15, फिर 16, हो गई सब आरोही क्रम में। तो पहला वर्ग अंतराल हमने ले लिया 10 से 15। यहाँ पर कोई इन्होंने निश्चित नहीं दिया है कि कितने का वर्ग अंतराल लेना है, तो हम 10 से 15 यानी 5 5 का ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर सीधा 10 से 20 यानी 10 का ले लेते तो एक ही वर्ग अंतराल में सारे ख़त्म हो जाते, तो इसीलिए 10 से 5 का लिया, 10 से 15 5 5 का। तो 10 से 15 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं 10 से 15 के बीच में आ रही हैं। तो बारंबारता में लिख लेंगे कितनी है 9। अब इसको 9 को टैली चिन्ह में किस तरह से दिखाएंगे, तो 4 रेखाएं खींचेंगे तो 4 हो जाएगा, 5वें पे काट दी जाएगी वो, जैसे ये लिखा गया 4 रेखाएं सीधी खींची, फिर 5 में से तिरछी खींच दी यानी काट दिया, तो 5 हो गई, बाकी कितने बच्चे 4, तो 4 फिर आगे खींच देंगे, तो 5 और 4 9 हो गई। अगर होता 11 तो कैसे लिखा जाता, तो ऐसे ही 4 खींचते, फिर 5वें पे काट देते, फिर आगे 4 खींचा जाता, 5वें पे काट देते, तो 5 और 5 10 हो जाते हैं,
एक बचता तो वो एक लाइन और आगे खींच दी जाती। इस तरह से टैली चिन्ह लगाएंगे। अगला 15 से 20 में कितनी है? 15 से 20 में 16 16 16 यानी 3 है, तो बारंबारता में लिख देंगे 3 और 3 लाइनें खींच देंगे। इस तरह से कितनी भी संख्याएं मतलब दिखानी हो टैली चिन्ह के माध्यम से, अगर 17 दिखानी है तो 4 खींचेंगे, 5वीं काट देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से एक और दिखाएंगे तभी 10, एक और दिखाएंगे तभी 15, फिर बाकी बचेंगे 2, तो 2 लाइनें एक्स्ट्रा खींच देंगी, तभी 15 2 17। 50 नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। 51 नंबर है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसंख्या छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। समीकरण तथा सर्वसंख्या छांटकर, इसमें हम x बराबर 1 रखो, x बराबर 2 रख के हल करो, x बराबर 3 रख के हल करो, x बराबर 4 रख के हल करो। पहले को भी इसी तरह से हल करेंगे। अगर मान मतलब x बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, विभिन्न मानों पर x के दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तब सर्वसंख्या हो जाएगी। अगर विभिन्न पक्षों में मान बराबर नहीं आ रहे, यानी दोनों पद बराबर नहीं आ रहे, तो ये सर्वसंख्या नहीं समीकरण होगी। ठीक है, करेंगे इसे। मान रख के देखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 1 2 3 सभी रखने पर दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आ रहे हैं तो सर्वसंख्या, बराबर नहीं आ रहे तो समीकरण। 52 नंबर है, 83 के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी? मूल संख्या होगी 83, मूल संख्या वह संख्या होगी जो दी हुई होगी, तो मूल संख्या 83 होगी। अंकों का स्थान बदल देंगे तो 3 पहले आ जाएगा, 8 बाद में, यानी 38 आ जाएगा। तो 38 यानी प्राप्त संख्या को मूल से घटाएंगे, यानी 38 को 83 से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 45। 53 नंबर, समीकरण 4x प्लस का 3 बराबर नहीं माइनस का 4x प्लस 3 बराबर माइनस का 6x माइनस 18 को हल कीजिए। तो ये जो बाईं ओर माइनस का 4x है, इसे दाईं ओर भेज देंगे, यानी x वाले एक तरफ करेंगे सारे, तो 4x उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा प्लस में, और उधर का जो 18 माइनस का है वो बाईं ओर आ जाएगा, वो प्लस में आएगा। तो बाईं ओर हो जाएगा 3 ऑलरेडी प्लस का है, 18 ये भी प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 3 प्लस 18 बराबर 6 तो माइनस का है ही दाईं ओर, 4 ये प्लस में जाएगा, यानी माइनस का 6x प्लस 4। तो ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, 18 3 21 प्लस के आएंगे, बराबर विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे, तो 4 में से 6 में से 4 गया, 2x बचा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस का 2x यानी कि 21 बराबर माइनस का 2x। तो x बराबर आ जाएगा, 2 इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा, x बराबर माइनस का 21/2। 54 नंबर, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसी कमरा या कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा कर देंगे ऊंचाई से, तो 2 ब्रैकेट में 11 प्लस 8 गुणा 5। अगर इस तरह की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई होती है तो आयतन निकलवा रहा है, तो आयतन निकाला जाता है, तो आयतन निकाला जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर अगर आयतन पूछा जाता तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तीनों की गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 उनकी लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, फिर लंबाई और चौड़ाई के जोड़ को 2 से गुणा करेंगे और ऊंचाई से गुणा कर देंगे, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई 11 चौड़ाई 8 गुणे 5 ऊंचाई हो गई, तो 2 गुणा 11 8 19 गुणा 5, तो 19 दूनी 38 गुणा 5, 38 और 5 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 190 वर्ग मीटर। आगे 55 नंबर, x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 1/x का मान दिया है 2। इस तरह का भी सवाल आया था। तो ये जो मैंने दाईं ओर लिखा है ब्लू पेन से, इसे देखेंगे। दिया हुआ क्या है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, और हमें निकालना है x² यानी 2 घात का मान निकालना है। तो 2 घात कब होगी, जब हम वर्ग करेंगे, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे इसका, तो इधर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, उधर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी इधर सर्वसंख्या बन जाएगी, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर 4। तो x² प्लस 1/x² प्लस का 2 गुणा पहला पद x गुणा दूसरा पद 1/x बराबर 4।
एक्स से एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये 2 इधर प्लस का था उधर घट जाएगा माइनस में जाएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर 4 - 2 तो x² प्लस 1/x² बराबर 2। अगर यहाँ पर x की घात 3 1/x की घात 3 का मान पूछा होता तो हम जैसे हमने यहाँ पे वर्ग किया था तब हम करते घन, तो x प्लस 1/x की होल घात 3 हो जाती, दूसरी तरफ 2 की घात 3 हो जाती, तो इधर a प्लस b की होल घात 3 वाला सूत्र लगता, तो इसी तरह से निकल जाता मान। वो भी हम सवाल बना के भेज देंगे। परमेय संख्या माइनस के 7/9 कामा माइनस के 5/21 कामा 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। तो तीनों में माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लिया, 7/9 कामा 5/21 कामा 2/3। फिर क्या किया कि इनके तीनों के हरों को एक समान किया। देखिए 9 × 7 = 63, 21 × 3 = 63 और 3 को 21 से गुणा करेंगे तो 21, 3 21 63 ऐसे समझो। तो यानी 21 63 सबका लासा ले लिया जाएगा तो 63 एक समान हर हो जाएगा इनका। तो 9 7/9 का है तो इसमें 7/9 9 ऑलरेडी हैं तो बट्टे में यानी कि हर में 7/9 वाली भिन्न के हर में 63 लाने के लिए कितने से गुणा करेगा। 9 × 7 = 63 होता है तो पहली भिन्न को 7 से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा, तभी 7 × 7 = 49 दिखा रहा है अंदर, 49/63। इनको अलग अलग ना लिख के एक ही हर में लिख दिया गया सारे को, तो तभी जो है हर समान करेंगे, क्योंकि आरोही अवरोही तभी पता लगेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है जब उनके हर समान होंगे। तो हर समान करेंगे तो हर समान करने के लिए इसे 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे वरना अनुपात रेशियो चेंज हो जाएगा भिन्न का। तो 7 × 7 = 49 बटे 9 × 7 = 63, दूसरे में 21 × 3 = 63 यानी 3 से ऊपर नीचे गुणा तो 3 × 5 = 15/63, तीसरे में 21 से करेंगे तो 21 दूनी 42/63। तो पहली भिन्न हो जाएगी 49/63, दूसरी 15/63, तीसरी 42/63। तो अब इसमें देखेंगे कि जो आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो बढ़ता हुआ क्रम ये भिन्न हो गई -49/63 -15/63 -42/63। बढ़ती हुई क्रम अगर यहाँ पे प्लस होता तो जो दिखने में छोटी है वह छोटी होती और जो दिखने में बड़ी है वह बड़ी होती, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस चिन्ह में जो भिन्न अंक रूप में यानी संख्या रूप में सबसे बड़ी होगी वह छोटी होगी और जो संख्या रूप में सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। यानी आरोही अब बढ़ता हुआ क्रम होता है तो माइनस सबसे छोटी हो जाएगी माइनस का 49/13, उससे बड़ी हो जाएगी माइनस का 42/63, उससे बड़ी हो जाएगी माइनस के 15/63। आरोही अवरोही क्रम तभी हम पता कर पाएंगे जब हमारे भिन्नों के हर समान हो जाएंगे। 57 नंबर है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 338 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए यानी एक्सपायर हो गए, तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो जीवित रहे तो यानी किसी का जन्म इतने में हुआ था इतने में ख़त्म हो गया, तो जन्म वाली डेट में से यानी 429 में से 348 घटा देंगे, आ जाएगा 81 वर्ष। 58 नंबर x × y - z प्लस y × z - x प्लस का z × x - y। हम बहुविकल्पीय में इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इनकी x की y और z से गुणा करेंगे, y की z x से करेंगे, z की x y से करेंगे, तो ये x y माइनस का x z प्लस का y z माइनस का y x प्लस का z x माइनस का z y। तो इसमें सब प्लस और माइनस वाले पद हैं तो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। 59 नंबर, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये चाल हो गई, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी चाल दी है और समय दी है तो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। आगे ब्लू पेन से लिखा हुआ है दूरी बराबर चाल गुणा समय, ब्लू पेन वाला देखेंगे तो दूरी चाल हो गई x² + 3x + 2 गुणा x + 2। तो x + 2 यानी जो बाद वाला व्यंजक है तो इसमें x की पहली पूरी ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, फिर प्लस 2 की पहली दूसरी पूरी ब्रैकेट से गुणा, तो x × x² + 3x + 2 प्लस का 2 गुणा x² + 3x + 2। तो x की अंदर तीनों पदों से गुणा होगी तो x की x से होगी तो x की घात 3, तो x की 3x से होगी तो 3x² आ जाएगा, x की 2 से होगी तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 की x² से करेंगे तो 2x² प्लस 2 की 3x से करेंगे तो यहाँ 6x, प्लस का 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4।
अब x की घात 3 वाले में जोड़ा जाएगा, 2 वाला 2 वाले में, x वाला x वाले में, अंक वाला अंक में। तो x की घात 3 वाला एक ही पद है तो इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे, x की घात 3 और स्क्वायर वाला 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 3 और 2 दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5x स्क्वायर और 2x है और 4x है तो 2x 4x समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, प्लस का 8x प्लस का 4, ये आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी दूरी। 60 नंबर, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिएगा। हम इस तरह अभी ठीक पीछे सवाल किया था, तो ये x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, इसको लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसम का लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 25, x से x कट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 25, 2 उधर घट जाएगा तो 25 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया जाएगा योगात्मक प्रतिलोम में। तो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 9/11। प्रश्न नंबर 62, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पीय सवालों में हम ठीक इसी तरह का सेम यही सवाल कर चुके हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आगे देखिएगा, क्षेत्रफल हो गया 48 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा 8, तो आधार बराबर हो जाएगा 2 गुणा में चला जाएगा उधर, तो 48 गुणा 2/8, तो 8 छक्के 48, 6 दूनी 12, तो आधा रह जाएगा 12 सेंटीमीटर। 63 नंबर देखिए, -5 माइनस इंटू -45 भाग -15 प्लस का -3 गुणा 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे, ये -5 ये तो ऐसा ही रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 45 भाग -15 दिया है तो भाग की जगह गुणा कर देंगे और ये 15/1 मानते हैं इसे, तो ये 1/15 हो जाएगा, यानी भाग की जगह गुणा का चिन्ह लग गया और भिन्न उलट जाएगी। अभी ये 15 माइनस का 15/1 है तो उलट के हो जाएगा माइनस का 1/15। तो -5 प्लस 45 गुणा माइनस का 1/15, लास्ट में दिया है 3 और -5 की गुणा हो जाएगी यानी -15। ठीक है, अब देखिए 15 से 45 कटेगा नहीं, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा अब आगे, तो -5 प्लस -45 -1/15 और 45 की कर ली गुणा, तभी आ जाएगा माइनस का 45/15 माइनस के 15, तो 15 से 45 कट गया, 15 तियाँ 45, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 3 बचा यहाँ पे बीच वाले पद में, माइनस का 15, तीनों पद समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, 15 3 18 5 23, चिन्ह के आ जाएगा माइनस। XY YZ ZX का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने में XY बराबर x गुणा y, YZ बराबर y गुणा z, ZX बराबर z गुणा x, यानी जितने भी गुणनखंड हैं सबकी गुणा कर लेंगे, यानी लासा बराबर x गुणा y गुणा गुणा z गुणा x। शायद इस तरह का भी सवाल हम कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा x 2 बार आया तो x स्क्वायर, y 2 बार है y स्क्वायर, z 2 बार है z स्क्वायर। 65 नंबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा a माइनस बी का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वर्गांतर से तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी ये तो a माइनस बी है ही, तो लासा हो जाएगा एक, तो लासा में सारे पद आते हैं, तो एक तो a प्लस बी आ जाएगा, दूसरा है a माइनस बी, दोनों में है तो बड़ी घात 1 आ जाएगी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लासा होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे किस में चेंज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो यही लासा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह के सारे सवाल इस एक्सरसाइज में कराए गए थे, एक बार ज़रूर देख लें। 56 नंबर है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और x की घात 3 और y की घात 3 का महत्तम समावर्त्य। महत्तम समावर्त्य मीन्स मासा मीन्स सबसे छोटी घातें, यानी कॉमन संख्याएं। तो xy को तोड़ा, x गुणा वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तोड़ा तो x गुणा वाई, x की घात 3 y की घात 3 को तोड़ा तो x गुणा वाई, तो मासा आ जाएगा, जितने गुणनखंड कॉमन होंगे तो x दोनों में है, एक x निकाल लिया, तीनों में है, y तीनों में है तो एक y निकल गया, तो गुणनखंड हो जाएगा, मासा हो जाएगा x गुणा वाई यानी कि x वाई।
निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो x प्लस बाई प्लस जेड माइनस ब्रैकेट x माइनस बाई प्लस जेड। तो पहली ब्रैकेट से पहले प्लस है तो ब्रैकेट का चिन्ह नहीं बदलेगा, ब्रैकेट हट जाएगी। दूसरी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो जब ब्रैकेट खोलेगी तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो x प्लस बाई प्लस जेड ये तो सेम वही चिन्ह रहेंगे पहली ब्रैकेट के, दूसरे के बदल जाएंगे। माइनस का x, बाई माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का बाई, जेड प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का जेड। तो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, बचा बाई प्लस बाई हो जाएगा 2y। 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस 8ab प्लस का 5 प्लस 3ab माइनस के 4a स्क्वायर प्लस का 8, इनको सरल करना है। तो पहली ब्रैकेट से पहले प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगी, दूसरी ब्रैकेट से भी पहले प्लस चिन्ह है तो यह भी ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगी। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 5 प्लस 3ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 8। पहले ए स्क्वायर वालों को हल करेंगे। तो ए स्क्वायर वाला पद पहला है और पाँचवा पद ए स्क्वायर का है, तो इन्हें हल करेंगे। तो पहला प्लस का है, दूसरा पाँचवा वाला माइनस का है, विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। तो 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट गया, 3a स्क्वायर बचेगा, काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। फिर 8ab और 3ab दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 3 11ab, 8 3 11ab, सॉरी यहाँ पर 11ab होगा, यहाँ पे मध्य पद में ए नहीं लिखा हुआ है, केवल 11b लिखा हुआ है। तो 11ab होगा। अब 5 और 8 ये भी समान चिन्ह है तो ये भी जोड़ेंगे, 8 5 13। आंसर आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 11ab प्लस का 13। उत्तर 69 नंबर देखिए, 15 एक्स स्क्वायर बाई की घात 3 जेड में 4 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से गुणा कीजिए। तो 15 को हमने तोड़ दिया, 15 गुणा एक्स, इनको अलग अलग कर लिया। गुणा करने का मतलब 15 के सारे पद लिख लिए और दूसरी वाली के लिख लिए। तो 15 अंक अंक की गुणा कर लेंगे, 15 चौके 60 और गुणा में घातें जोड़ती हैं तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स ये है तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, 22 की घात 3 और 2 वाई की वो हैं तो वाई की घात 5 हो जाएगी, जेड की घात 1 और जेड की घात 2 वो जो है तो 10 जेड की घात 3। तो गुणनफल आ जाएगा 60 एक्स की घात 3 गुणा पाई 5 गुणा बाई की घात 5 गुणा जेड की घात 3। अंक अंक की गुणा कर लेंगे और एक्स की गुणा में एक्स मतलब अक्षरों की घातें जुड़ जाएंगी, बाई की घातें जुड़ जाएंगी, जेड की घातें जुड़ जाएंगी। 70 नंबर है, 56 एक्स की घात 5 बाई की घात 3 जेड में 14 एक्स बाई स्क्वायर से भाग दीजिए। तो 56 एक्स की घात 5 बाई की घात जेड 3 और जेड को ऊपर लिखा, 14 एक्स बाई की स्क्वायर को नीचे लिखा। तो 14 चौको 56, 4 आ गया और एक्स की घात 5 ऊपर है, नीचे 1 है तो 5 में से एक घात कट जाएगी तो बचेगा एक्स की घात 4, यानी 4 एक्स की घात 4, एक 2 बाई कम हो जाएंगे तो केवल बाई बचेगा ऊपर और केवल जेड बचेगा, तो बचेगा 4 एक्स की घात 4 बाई और जेड। 71 नंबर, उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग संक्रिया पर वितरित नहीं होती। धन पूर्णांकों में योग संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। चार प्लस 6 प्लस 2 बराबर 4 प्लस 8 प्लस 12। अब 4 को 6 के साथ, जैसे वितरण का नियम, यानी 4 की वितरण का नियम यानी 4 को हमने 6 और 2 के जोड़ के साथ गुणा किया है तब तो 12 आया। अब अगर हम 4 को 6 से अलग जोड़ लें और 2 से अलग जोड़ लें तब आंसर समान नहीं आएगा। यही इन्होंने बताया कि धन पूर्णांकों में योग संक्रिया पर वितरण नियम लागू नहीं होता है, गुणन में लागू होता है। गुणन में लागू होता है कि अगर 4 की गुणा 6 और 2 के योग से कर लें तो 6 2 8, 8 चौक 32 आएगा। अगर अलग अलग कर लें तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 तो 24 8 32 हो जाएगा। यानी गुणन में तो लागू होता है लेकिन योग में नहीं होता है। अगला 72 नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। धन पूर्णांक यानी प्लस वाले, और पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी संख्याएं प्लस की। तो पूरी पूरी संख्याएं धन में हैं, एक तो 8/2 है, दूसरा जो 4-3 था 4-8 है तो इसमें घटेगा तो ये माइनस का आएगा, लेकिन ऋण आएगा तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरा 8/2, 2 से 8 को भाग देंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे 2 गुणा 6 ये भी हो जाएगा, 6 दूनी 12 आएगा। और लास्ट वाला है -2 गुणा माइनस का 6, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस में आ जाएगी, प्लस के 12। तो ये 3 हो गए धन पूर्णांक।
इनसे धन पूर्णांक मिल रहे। 73 नंबर, योगात्मक तत्समक क्या है? तत्समक का अर्थ है कि मान ना बदलना। योगात्मक का मतलब है योग करने पर, यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसका मान ना बदलने, तो क्या होता है? 1, शून्य। तो शून्य को योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाए तो शेषफल वही संख्या होती है। तो 7 + 0 = 7। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक तो हमने बताया। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या में योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि किसी संख्या में जोड़नी जाने वाली वह संख्या जिससे योगफल का मान शून्य हो जाए। किसी संख्या में जोड़ी जाने वाली वह संख्या जिससे उसका योगफल शून्य हो जाए, उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे प्लस का 12 दिया है, तो प्लस 12 में हम कितना जोड़ें कि शून्य हो जाए? प्लस 12 में अगर माइनस के 12 जोड़ दें तो विपरीत चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर -12 है तो इसमें प्लस के 12 जोड़े जाएंगे, तब कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का 21 है तो उसमें माइनस का 21 जोड़ेंगे तब कटेगा। प्लस के 4/3 है तो माइनस का 4/3 जोड़ेंगे तब कटेगा, तभी तो शून्य आएगा। तो किसी संख्या में कितनी जोड़ी जाने वाली वह संख्या जिससे उसका योगफल का मान शून्य हो जाए, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। बाकी परिभाषा ये दी हुई है। 75 नंबर, गुणात्मक तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक में गुणात्मक देखो, योगात्मक तत्समक शून्य था, यानी क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए, और कितना जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। किसी संख्या में कितना जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए, वही योगात्मक प्रतिलोम होगा। +4 में -4 जोड़ें तब योगफल शून्य होगा। अब गुणात्मक तत्समक में क्या किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए? किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए? तो विपरीत संख्या से गुणा करें। जैसे 4 है तो 4 को 1/4 से गुणा करेंगे, तभी 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 1। 2/3 को 3/2 से गुणा करेंगे, 2/3 को 3/2 से गुणा करेंगे तभी आ जाएगा 1। नहीं, ये गुणात्मक तत्समक पूछा है यहाँ पे, तो तत्समक में वही आ जाएगा कि जो है किससे गुणा करें कि मान ना बदले, तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम कि कितने से गुणा करें कि गुणनफल, कितने से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए, तो वह हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होता है, तो उसमें प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे 5/3 है तो 5/3 को किससे गुणा करें कि 1 आए? उल्टा कर देंगे 3/5 से, तब ये 5/3 को करेंगे 3/5 से। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/5, तो 5/3 गुणा 3/5, तभी 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 1। 5/9 और माइनस के 13/9 को जोड़िए, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो चूँकि प्लस हर समान है तो अंश सीधे जोड़ लिए जाएंगे। अगर किन्हीं परमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ या घटा लिया जाता है। तो प्लस का 5 और प्लस माइनस के 13, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 13, तो 13 और 5, 13 माइनस का है, 5 प्लस का है, विपरीत चिन्ह का है तो घट जाएगा। 13 में से 5 गया 8, 13 ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस के 8/9 आ जाएगा। इसी तरह से इनको जोड़ेंगे, तो इसमें क्या है 7/-11 प्लस के 3/11, प्लस का चिन्ह लगा के लिखा, बराबर 11 में से माइनस को ऊपर पहुंचा दिया, तो माइनस के 7/11 प्लस का 3/11 बराबर, एक बार हर समान है तो ऐसे ही हर लिख लिया, अंशों को जोड़ लिया, माइनस का 7 प्लस 3, तो विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 7 में से 3 गया 4, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के 7 ज़्यादा हैं, तो माइनस के 4/11। 79 नंबर, 5/8 में से -5/8 12 को घटाइए, तो माइनस के 5/8 माइनस लगाएंगे, और एक तो इसमें भिन्न में ही माइनस दिया है, तो -5/8 माइनस इंटू माइनस के 5/12, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5/8 प्लस के 5/12। इसे हम लासा लेके हल कर लेंगे या तिरछी गुणा से, यहाँ पे लासा लेके हल किया गया है, तो 8 और 12 का लासा 24 आ जाएगा। 8 और 12 का लासा 24, तो 8 तियाँ 24, 8 से 24 को भाग करेंगे 3 की ऊपर गुणा कर देंगे, तभी 5 तियाँ 15, प्लस के 12 दूनी 24, तो 2 की 5 से हो गई, तो माइनस के 5 तियाँ 15 प्लस के 5 दूनी 10, तो विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो 15 में से 10 गया माइनस के 5/24। प्रश्न नंबर 80, -22/3 को 27/88 से गुणा कीजिए, तो -22/3 गुणा 27/88,
तो 22 से 88 कट जाएंगे, तो 22 चौक 88, 3 से 27 कटेंगे, 3 नेम 27, ऊपर माइनस रह गया और 9 नीचे 4, तो माइनस का 9/4। 81 नंबर है 11x प्लस के 24 बराबर 46 को हल कीजिए। तो 11x प्लस 24 बराबर 46, तो 11x वाले पद को छोड़ेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। तो 11x बराबर 46 माइनस 24, तो 11x बराबर 22, 11 गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर 22/11 यानी x बराबर 2। 82 नंबर है 5x माइनस 7 बराबर x प्लस 5 को हल कीजिए। तो इसमें x वालों को एक तरफ लाएंगे और अक्षरों जितने भी अंकीय पद हैं उनको एक तरफ रखेंगे। तो दाईं ओर जो x है इसे हम बाईं ओर ले आएंगे, तो ये 5x में से घटेगा आके, तो 5x माइनस का x बराबर 7 उधर जुड़ जाएगा जाके, तो 5 प्लस 7, तो 5x में से 1x गया, 4x बराबर 12, x बराबर 12/4, 4 3 12 यानी x बराबर 3। 83 नंबर देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 10 माइनस एक्स को हल कीजिए। तो 2 के अंदर गुणा करेंगे, तो 2x माइनस के 2 बराबर 10 माइनस एक्स, एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, अंक वाले एक तरफ, तो 2x प्लस का x बराबर 10, 2 उधर जुड़ेगा जाके, 10 प्लस 2 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3 यानी 3 चौक 12, x बराबर आ जाएगा 4। 84 नंबर है x प्लस 3 बराबर 7 को हल कीजिए। 3 बाईं ओर प्लस का है, दाईं ओर माइनस में जाएगा, तो x बराबर 7 माइनस 3, तो x बराबर आ जाएगा 4। 85 नंबर x/3 बराबर 15 को हल कीजिए। 3 x के साथ भाग में है तो दाईं ओर जाएगा गुणा में, तो x बराबर 15 गुणा 3, x बराबर 45। 86 नंबर देखोगे 3y माइनस के 7 बराबर 2 को हल कीजिए। तो 3y माइनस 7 बराबर 2, तो y वाले को छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ, तो 3y बराबर 2 प्लस का 7, 3y बराबर 9, तो y बराबर 9/3, 3 भाग में जाएगा, तो 3 3 9, y बराबर आ जाएगा 3। व्यंजक x² माइनस 9/x की घात 3 माइनस 27 का सरलतम रूप लिखिए। x की घात 3 माइनस y की घात 3 को हमने अलग सरल किया है, तो इसको a की घात 3 माइनस b की घात 3 फार्मूले से अलग अलग तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस y ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस का y²। ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस वाला सवाल है तो अंदर दोनों के गुणा वाला प्लस में आएगा, अगर प्लस वाला सवाल है तो बाहर प्लस और अंदर माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा x² माइनस के 9 को लिख लिया 3² बटे x की घात 3 और 27 को लिख लिया 3 की घात 3। तो ऊपर वर्गांतर लग जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे हमने इसे सरल किया x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² लिख लेंगे। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो बचा ऊपर x प्लस 3, नीचे बचा x² प्लस का 3x प्लस का 9। 88 नंबर है यदि a² प्लस का 1/a² बराबर 2, तो 1/a प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो 1/a प्लस a का मान दिया हुआ है नहीं दिया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 1/a प्लस a बराबर, इसको हम तोड़ लेंगे, तो 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² प्लस का 2 गुणा a गुणा 1/a, सर्वसम का खोल दी मैंने। तो अब a से a कट गया, तो 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2a² प्लस 1/a² प्लस का 2, तो a² प्लस 1/a² का मान 2 है, तो 2 रख दिया। तो 1/1 प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, तो ये होल स्क्वायर बराबर 4, तो इधर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ेगा, तो a प्लस 1/a बराबर वर्गमूल 4 होगा, तो a बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो a प्लस 1/a बराबर 2। वही देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, मतलब a² प्लस 1/a² की जगह 2 रख दिया बराबर 4, तो a और उधर 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तभी a प्लस 1/a बराबर 2 आ जाएगा। 89 नंबर है माइनस के 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम में हमने बताया कि भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देंगे, तो -4/9 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -9/4। 90 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल आए थे। 5 पुस्तकों का मूल्य, तो मान लोगे माना पुस्तक का मूल्य बराबर x, तो 5 पुस्तकों का मूल्य 5x हो जाएगा, जो कि 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना कम है, तो 7 पुस्तकों का मूल्य माइनस के 72 कम है, यानी कि 72 घट जाएंगे, और किसके बराबर होता है 5 पुस्तकों के मूल्य के। तो 7 पुस्तकों का मूल्य यानी 7 गुणा x
-72 घट जाएगा बराबर 5 पुस्तकों के मूल्य के, यानी कि 5 गुणा x है। साइड में लिखा है मैंने 7 पुस्तकों का मूल्य, -72 बराबर 5 पुस्तकों का मूल्य। तो 7x 5x इधर लाएंगे बाईं ओर, तो 5x 7x में से घटेगा, 72 दाईं ओर जाएगा। तो 5x में से 7x में से 5x गया, 2x बराबर 72, 2 गुणा में है तो x बराबर 72/2, x बराबर आ जाएगा 36, यानी एक पुस्तक का मूल्य बराबर 36 रुपये। 91 नंबर देखेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या मानेंगे x, तो क्रमागत कब होगी, जब 1 जोड़ देंगे तो दूसरी हो जाएगी x + 1, तीसरी हो जाएगी x + 2, x + 1 x + 2, तीन हो गई। तीनों को जोड़ देंगे यानी x + 1 + x + 2 बराबर 87। तो x 3x हो जाएंगे, यानी 3x प्लस का 3 बराबर से 87 होगा। तो 3 उधर घटेगा जाके, तो 3x बराबर 87 माइनस के 3, 3x बराबर बचेगा 84, 3 जाएगा भाग में, तो 3x बराबर 84/3, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठो 24, तो आ जाएगा x बराबर 28। द्वितीय संख्या पूछी है, द्वितीय संख्या है x + 1, तो द्वितीय संख्या हो जाएगी x + 1, यानी 28 + 1 बराबर 29। तीनों संख्याएं पूछी होती तो पहली हो जाती 28, दूसरी 29, तीसरी हो जाती 30। 92 नंबर। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 6 है, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट 10 + 6, 10 6 16 हो जाएगा, 16 की 2 से गुणा हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। 93 नंबर। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर की घात 3 पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो जो आयतन है, आयतन को अगर लीटर में बदलना हो तो हम 1000 से भाग कर देते हैं, चूँकि 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000। तो माना बर्तन में x लीटर पानी है, तो x की घात 3 बराबर 7800। तो 1 सेंटीमीटर में सीधे से याद रखिए कितने लीटर पानी है, कि अगर कोई आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर की घात 3 में, तो उसको 1000 से भाग कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, उतना ही पानी हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर में बर्तन में पानी बराबर 7800 सेंटीमीटर की घात 7800/1000 लीटर। तो 7800/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आ जाएगा 78/10। तो नीचे 1 जीरो है, तो 1 अंक पहले यानी 7 और 8 के बीच में लग जाएगा, तो बर्तन में पानी बराबर आ जाएगा 7.8 लीटर। तो ये रहे राजन 2019 के सारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। और इसके अलावा अगर नए गेस्ट पेपर, नए मतलब राजन सॉल्यूशन में कोई नया क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करेंगे और बाकी अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।